नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका। आइए पीठासीन अधिकारी का जो हैंडबुक है उसमें जो चौथा चैप्टर है उसकी प्रश्नोत्तरी करते हैं और ये एक तरह से आपकी तैयारी भी होगी और आपका क्विज़ भी पूरा हो जाएगा। यदि कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए चौथा चैप्टर में है मतदान प्रक्रिया कैसी होगी या फिर इसमें क्या होता है, इसी से रिलेटेड सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 क्या कहती है, मालूम होना चाहिए। तो मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर यानी दायरे में चुनावी प्रसार करना अपराध है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और इस धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। यही है 1951 की धारा 130। दूसरा प्रश्न है, चुनाव लड़ने वाले अध्यक्ष अपना अस्थायी ऑफिस मतदान केंद्र से कितनी दूरी पर खोल सकते हैं। देखिए, चुनाव लड़ने वाले अध्यक्ष नहीं बल्कि अभ्यर्थी या उम्मीदवार बोल सकते हैं अपना अस्थायी कार्यालय कितनी दूरी पर खोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब है 200 मीटर की परिधि के भीतर नहीं खोल सकता है। 200 मीटर की दूरी से बाहर ही वो खोलेगा। अगला है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 131 क्या है। तो 200 मीटर तो हो गया। अब आते हैं 131 धारा है, यदि कोई व्यक्ति मतदान केंद्र परिसर के भीतर या उसके आसपास लाउड स्पीकर यानी कि जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है इसका उपयोग करता है पाया जाता है तो उसे इस समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और बाद में इस धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में तभी किया जाना चाहिए जब व्यक्ति पर आपको समझाने और चेतावनी देने का प्रभाव नहीं हुआ हो। चौथा प्रश्न, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 132 क्या है, मतलब 130, 131, 132। उत्तर है, मतदान के दौरान यदि कोई व्यक्ति आपके निर्देशों का पालन नहीं करता है या आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करता है तो पुलिस या अन्य व्यक्ति जो आपके द्वारा अधिकृत हो उनकी मदद से मतदान के आगे से हटाया सकता है। मतदान के आगे की जो प्रक्रिया है उससे हटाया जा सकता है। क्या कोई अभ्यर्थी अपने निजी वाहन से मतदाताओं को उनके घर से मतदान केंद्र तक लाने और वापस घर छोड़ने का कार्य कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। ये काम चुनाव आयोग अपने अधिकारियों की मदद से कर सकता है, अपने आदमियों की मदद से कर सकता है, लेकिन कोई अभ्यर्थी, कोई पार्टी, कोई उम्मीदवार जो है नहीं कर सकता है इस तरह का। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 क्या है, किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनाव में धोखाधड़ी से या अनधिकृत रूप से मतदान केंद्र में वोटिंग मशीन ले जाने का प्रयास करता है या ले जाता है या उकसाता है तो उसे 500 रुपये का जुर्माना या 1 वर्ष का कारावास या फिर दोनों में से दंडित किया जा सकता है, दोनों से ही दंडित किया सकता है। अच्छा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135A क्या है। तो मतदान केंद्र से वोटिंग मशीन के अलावा अन्य मतदान सामग्री को बाहर ले जाने या बाहर ले जाने का प्रयास करना एक संज्ञेय अपराध है, ये है इसके अंदर। अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 क्या कहती है, किसी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी द्वारा बिना किसी उचित कारण के अपने कर्तव्यों के उल्लंघन या किसी भूल चूक का दोषी होना ये एक संज्ञेय अपराध होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134B क्या कहती है। तो मतदान के दिन मतदान केंद्र पर या उसके आसपास किसी भी व्यक्ति का हथियारों से लैस होकर आना एक संज्ञेय अपराध है। ये चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मी जो हैं वो इसमें अपवाद हैं, वो तो रहेंगे ही। 10वां प्रश्न है, मतदान केंद्र के अंदर और उसके 100 मीटर की परिधि के दायरे में कौन अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रख सकते हैं। तो जवाब है कि जो पीठासीन अधिकारी हैं वो रख सकते हैं और माइक्रो ऑब्जर्वर हैं वो रख सकते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 क्या कहती है, वो कहती है कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों और मतदान अभिकर्ता को मतदान की गोपनीयता बनाए रखने का प्रावधान है। ईडीसी क्या होता है।
तो ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट होता है। यदि कोई मतदान कर्मी अपने ही विधानसभा क्षेत्र के किसी मतदान केंद्र में चुनावी ड्यूटी में तैनात है तो ऐसे कर्मी को अपना वोट देने के लिए इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र क्या है? यदि कोई मतदान कर्मी अपने निवास स्थान के विधानसभा क्षेत्र के अलावा किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात हैं और उसी दिन उसके यहाँ अपने निवास स्थान के विधानसभा क्षेत्र में मतदान की तारीख है तो ऐसे मतदान कर्मी को अपना वोट देने के लिए डाक मतपत्र जारी किया जाता है, जो चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशिक्षण के दौरान ही सुविधा केंद्र पर उपलब्ध कराया जाता है पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करने के लिए। 14वां प्रश्न है, मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाता, अशक्त मतदाता, गर्भवती महिला मतदाता, गोद में बच्चे लिए मतदाता, वरिष्ठ नागरिक, ऐसे के मामले में क्या प्रावधान है? तो ऐसे मतदाताओं के लिए अलग लाइन होगी और मत देने के क्रम में इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, वहाँ पे कोई जो है आपत्ति नहीं करेगा। 15वां प्रश्न है, मतदाता की पहचान के सत्यापन के लिए कितने प्रकार के पहचान पत्र के मूल दस्तावेज से अनुमति दी जाती है? तो जवाब है कुल 12 मूल दस्तावेज। 16वां प्रश्न है, मतदान के दौरान ASD वोटर आने पर उसके लिए क्या प्रावधान है? तो जवाब है ऐसे वोटर के लिए निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में एक अलग से सूची दी जाती है। ऐसे वोटर के आने पर वह भी सामान्य रूप से ही अपना वोट करेंगे, लेकिन मतदाता रजिस्टर 17A में हस्ताक्षर वाले कॉलम में हस्ताक्षर के अलावा अपना अंगूठा का निशान भी देंगे। ऐसे मतदाताओं से अनुलग्नक 14 में दिए प्रारूप में मतदाता या निर्वाचक से घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जाएगा। मतलब हस्ताक्षर और अंगूठा दोनों लिया जाएगा, जो पढ़े लिखे हैं उनसे, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनसे सिर्फ अंगूठा ही लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपना एपिक कार्ड लेकर आता है लेकिन उसका नाम निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है तो क्या ऐसे मतदाता को मतदान देने की अनुमति दे सकते हैं? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। 18वां प्रश्न है, अनुपस्थित मतदाता जिन्हें डाक मतपत्र जारी किया गया है, क्या वे मतदान केंद्र में आते हैं तो उन्हें अपना मत देने की अनुमति दी जाएगी? नहीं। ऐसे अनुपस्थित मतदाता AVES, AVSC, AVPD, AVCO के मतदान केंद्र में आने पर भी उन्हें यदि वो दर्ज हैं फिर भी वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्हें डाक मतपत्र जारी कर दिया गया है। भले ही वो ऐसा अनुरोध करे कि उसे डाक मतपत्र जारी किया गया था लेकिन उन्होंने अपना वोट नहीं डाला है या नहीं डाल सकें, फिर भी उनको नहीं दिया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। 19वां प्रश्न है, निर्वाचक नामावली में यदि किसी मतदाता की प्रविष्टि में लिपि की या मुद्रण की त्रुटि है तो क्या ऐसे मतदाता को अपना मत देने की अनुमति होगी? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल, अनुमति दी जाएगी। जो छपाई मिस्टेक है वो उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। यदि कोई मतदाता जिसकी पहचान का सत्यापन प्रथम मतदान अधिकारी ने कर लिया है और वह द्वितीय मतदान अधिकारी के पास अपने बाएं हाथ के तर्जनी में अमिट स्याही लगाने से इनकार करता है तो क्या उसे मत देने की अनुमति दी जाएगी? तो इसका जवाब होगा नहीं, अनुमति नहीं दी जाएगी। 21वां प्रश्न है, यदि किसी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी ना हो तो अमिट स्याही लगाने के लिए क्या संबंध है? इसके संबंध में क्या प्रावधान है? तो यदि किसी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी नहीं है तो अमिट स्याही उसके बाएं हाथ के किसी भी अंगुली पर लगाई जा सकती है। यदि उसके बाएं हाथ में कोई भी अंगुली ना हो तो उसके दाएं हाथ की तर्जनी में स्याही लगाई जाएगी। यदि उसके दाएं हाथ की तर्जनी भी ना हो तो उसके दाएं हाथ की तर्जनी से शुरू करते हुए किसी भी अंगुली में लगाई जा सकती है अमिट स्याही। यदि उसके किसी भी हाथ पर कोई भी अंगुली ना हो तो अमिट स्याही उसके बाएं हाथ या फिर दाएं हाथ के ठूंठ पर लगाई जाएगी। चुनाव संचालन अधिनियम 1961 के नियम 49K के अनुसार ऐसा ही है। 22वां प्रश्न है, मतदाता रजिस्टर में तीसरी कॉलम में पहचान संबंधित दस्तावेज के लिए क्या लिखे जाने का प्रावधान है? तो एपिक के लिए सिर्फ EP, वोटर स्लिप के लिए VS, वैकल्पिक दस्तावेजों के लिए PAN या UID या DL लिखकर अंतिम 4 अंक लिखा जाता है, यही प्रावधान है। 23वां प्रश्न है, मतदाता रजिस्टर के हस्ताक्षर वाले कॉलम में मतदाता के हस्ताक्षर संबंधी कैसा प्रावधान है? तो इसका जवाब है कि मतदाता रजिस्टर में साक्षर मतदाता अपना पूरा नाम और उपनाम लिखते हुए हस्ताक्षर करेंगे ताकि दस्तावेज में लिखा उसके नाम को अभिप्रमाणित करता हो। 24वां प्रश्न है, थोड़ा लंबा है इसका जवाब। मतदाता रजिस्टर में मतदाता के अंगूठे का निशान लेने संबंधी क्या प्रावधान है? तो सामान्य रूप से सभी निरक्षर मतदाताओं के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाएगा। बाएं हाथ का अंगूठा नहीं रहने पर दाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाएगा। यदि दोनों अंगूठे ना हो तो बाएं हाथ के तर्जनी से शुरू करते हुए किसी भी अंगुली का निशान लिया जाएगा। यदि बाएं हाथ की कोई भी अंगुली ना हो तो दाएं हाथ की तर्जनी से शुरू करते हुए किसी भी अंगुली का निशान लिया जाएगा। यदि मतदाता के दोनों ही हाथों में अंगुली ना हो तो वह चुनाव संचालन अधिनियम 1961
एक्सिट के 49N के अनुसार उस एक साथी की ज़रूरत होगी। उस साथी के दाहिने हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाई जाएगी। मतदाता रजिस्टर के कॉलम 4 में उनके साथी का ही हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा और कॉलम 5 में इसका जिक्र किया जाएगा कि यह हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान उसके प्रमुख अमुक साथी का है। 25वां और अंतिम प्रश्न है, मतदाताओं का मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेने के बाद मतदाता को मतदाता परिचय कौन मतदान अधिकारी जारी करते हैं? तो द्वितीय मतदान अधिकारी ही उन्हें एक मतदाता पर्ची जारी करते हैं, जिसको लेकर के वह तृतीय मतदान अधिकारी के पास जाता है और वो अपने पास इसे इकट्ठा कर लेता है और स्याही वो चेक करता है और वो बैलेट इशू करता है कंट्रोल यूनिट में और अनुमति देता है कि आप जाइए अपना वोट करिए। फिर वो वोट दे करके निकलता है, बीप की आवाज़ सुनाई पड़ती है और फिर तृतीय मतदान अधिकारी उसे बोलते हैं कि आपका वोट पड़ गया, अब बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये क्विज़ आपको कैसा लगा? क्या आपका ज्ञानवर्धन हुआ, जानकारी में वर्धन हुआ, बढ़ोतरी हुई? यदि कुछ लगा कि हाँ जानकारी हुई तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ।